हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं शिप्रा कटियार, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2020 को क्रैक किया है। बहुत बहुत बधाइयां शिप्रा आपको इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शिप्रा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, आपने हमेशा से ही सोच रखा था कि एसबीआई पीओ इज द एग्जामिनेशन दैट यू नीड टू क्रैक, या फिर और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन का माइंडसेट था आपका? नहीं मैम, एज एन एस्पिरेंट हम लोग हमेशा अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं कि मैंने भी बाकी जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं, ऐसा कोई मेरा सेट नहीं था कि मुझे एसबीआई पीओ में ही जाना है। मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की और मैंने सारे एग्जाम्स दिए और मेरा सिलेक्शन भी हो गया फाइनली। एसबीआई पीओ में भी हो गया, बाकी इसमें भी हो गया। तो ऐसा मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे एसबीआई पीओ ही क्रैक करना है। मैंने सारे एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर किया था, मतलब सारे बैंकिंग एग्जाम को लेकर ही होलिस्टिकली कवर किया था सिलेबस। शिप्रा, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? मैम, देखिए, मैंने अपनी स्कूलिंग तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ चित्रकूट, वहीं से की थी। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया था अपने मैथ्स में फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। इसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब में आने की सोची एंड गवर्नमेंट जॉब में भी मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर एसएससी और बैंकिंग। तो जैसे कि बैंकिंग बहुत जल्दी रिक्रूट कर देता है आपको, तो मैंने बैंकिंग चुना। और इसलिए मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है। तो मैंने बस वो थॉट पे था कि चलो जल्दी नौकरी मिल जाएगी तो बैंकिंग में ही चले जाते हैं। तो मतलब प्योरली उसी बेसिस पे मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी। हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, जो प्रिपरेटरी जर्नी होती है। काफी चीजें जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन कई सारी क्रिटिकल चीजें होती हैं जो शायद हिडन होती हैं। तो हम आपसे वो क्रिटिकल चीजें और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। मैम, एज फार एज माई जर्नी इज कंसर्न, मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया था। मैं भी ऐसी वीडियोज ही देखा करती थी कि कैसे करना है, कैसे बाकी लोग सिलेबस अप्रोच करते हैं, कैसे वो एग्जाम लिखते हैं। तो मैंने भी उनसे एक स्ट्रेटजी मतलब देखी कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसी से जो जो मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस पे सूट करता था मैंने ले लिया। बाकी मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं वो ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पहचान पाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे थे, मेरे 2-3 एग्जाम नहीं निकले थे। इसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। इसके बाद मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, मैंने इस पे काम किया। जो लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कर लेते हैं मुझे लगता है उनका एग्जाम निकल जाता है, क्योंकि ये बैंकिंग के एग्जाम्स इतने टफ नहीं होते हैं जितने बाकी और एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारे और भी जो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है यूपीएससी वगैरह, उसके कंपेरेटिवली बैंकिंग एग्जाम इतना टफ नहीं है। इट इज इजिली मैनेजेबल इन 3 to 4 months आई गेस। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, थोड़ा रिलीजियसली आप काम करते हैं अपने उस पर ईमानदारी से कि आपने पढ़ाई की है अच्छे से, तो आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। और थोड़ा बहुत लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं या फिर उनको एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलती है। बहुत से लोग मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो उनको भी मेरा यही सजेशन है कि वो भी अपनी देखे कि मैंने कहाँ लैग कर रही हूँ, मैंने कितने कितने नंबर से मेरा रह रहा है। ये सारी चीजें वो ना खुद ही एनालाइज कर पाएंगे अपने आप में ही। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करिए, और स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। क्या हम थोड़ा सा ग्लिम्स जान सकते हैं ये जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता है? क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, लेकिन when we actually implement it, it's very confusing as a word. यस मैम, स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब था, जैसे कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थी, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट रहा है। तो मेरा जब मैंने बैंकिंग में घुसने की कोशिश मतलब देखा पेपर क्या आता है, सिलेबस क्या है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरे से मैथ्स हो जाएगा। और मेरा एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश ही रहा है बचपन से, तो मेरे लिए इंग्लिश भी मैनेजेबल है। मेरी जो वीकनेस थी वो रीजनिंग एंड जीके थी, और मुझे पता था कि मुझे अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं दो सब्जेक्ट में ही देना है। क्योंकि मैं मैथ्स और इंग्लिश तो कर लूंगी लेकिन मेरा रीजनिंग और जीके की वजह से मेरा खराब हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो स्मार्ट वर्क में ये है कि मुझे पता लग गया था कि मुझे किसमें ज्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है। अकॉर्डिंगली मैंने ऐसा भी नहीं किया कि मैंने मैथ्स और इंग्लिश पूरा निग्लेक्ट कर दिया।
मैंने उसमें स्मार्ट वर्क किया कि मैंने सारे जल्दी से जो मतलब कि जिसमें मेरी कमांड है मैंने जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके रख दिया। इसके बाद मैंने अपना जितना भी टाइम था मैंने रीजनिंग एंड जीके में ही दिया था। और स्मार्ट वर्क पे आप ये कर सकते हैं कि आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि बैंकिंग का पैटर्न ना सेट है, मतलब कुछ एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वही ही एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि ये टाइम एंड वर्क हो गया, क्वांट में रीजनिंग में कुछ सेट क्वेश्चंस पैटर्न है, सिलोजिज्म वगैरह जो भी है वो आप ना पेपर देंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इन्हीं टॉपिक से बार बार इन्हीं से नया पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। और जो कुछ टॉपिक है जैसे कि एक हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन पॉइंट्स में, उसमें इतना वेटेज नहीं है एग्जाम में। तो अगर आपका ये है कि आप सारा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आप वो कम से कम कवर कर लीजिए जो कि मैक्सिमम वेटेज रखता है एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप 80% भी करके जाएंगे 20% छोड़ के जाएंगे तो आपका 80% में सिलेक्शन हो जाएगा। उस 20% के पीछे आपको नहीं भागना है, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा भी यही था कि मैंने सबसे पहले यही किया था जब मैं रॉ थी बिल्कुल, कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कहाँ से क्या करना है। मैंने सबसे पहले फॉर्म भरा एग्जाम का और मैंने प्रीलिम्स में अपियर किया और मैंने देखा वहां पे कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, मैं कितना मतलब बिना प्रिपरेशन के मैं कितना कहाँ तक कितना मार्क्स ला सकती हूँ। तो मैंने पहला एग्जाम यही एसबीआई पीओ का दिया था प्रीलिम्स की 2019 आई गेस, कि मैं देखूं कि मैं बिना पढ़े कितना मार्क्स ले आ रही हूँ। तो मेरा डिसेंट स्कोर आ गया था 50-51 आई गेस, कट ऑफ वाज अराउंड 71। तो मुझे पता लग गया था कि मेरे से हो जाएगा। और उसमें मेरा परफॉर्मेंस इंग्लिश और मैथ्स में ही था, जीके में बिल्कुल परफॉर्मेंस मेरा अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे रीजनिंग बिल्कुल आती ही नहीं थी। मतलब बेसिक क्वेश्चन आ जाते थे, रीजनिंग के पजल्स वगैरह तो मुझे बनते ही नहीं थे। तो मुझे पता लग गया था कि दिस इज द एरिया जहाँ पे मेरे को बहुत मेहनत करनी है और स्पीड में ही काम करना है वहां पे, क्योंकि बैंकिंग प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड। तो मेरा था कि किसी तरह अपनी एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मुझे मेंटेन करनी है और मुझे सारे सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सेट पैटर्न है, ये कुछ सेट सिलेबस है जो हमेशा आता ही आता है। ये ना आपके मॉक्स में भी आएगा, मतलब कि ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो टैप करते रहते हैं पेपर पैटर्न वगैरह और उसी पे बेस्ड वो अपना मॉक्स देते हैं आपको। तो आपको मॉक्स से भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन सा सिलेबस है, सिलेबस का वो पार्ट जो ज्यादा वेटेज रखता है। तो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क से मेरा यही है कि आप ना एक अपना दिमाग लगाइए कि ठीक है आप किसी चीज में वीक है तो आप उसमें अपने को इतना कर लीजिए कि आप एवरेज आ जाए, कि आप उससे आप वीकनेस एवरेज बना ले, मतलब वीकनेस इतनी नहीं बनाई कि उसकी वजह से आप बाहर हो जाए। इसलिए मैंने स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क एग्जाम्पल दिया था। आपने मेंशन किया कि करंट अफेयर्स आपका थोड़ा सा वीक पोर्शन था, तो उसको आपने कैसे कवर किया? मैम एक्चुअली करंट अफेयर्स मेरा थोड़ा सा वीक नहीं था, मेरा बहुत वीक था। क्योंकि बचपन में तो चलिए एज अ सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत जीके, मेरा बस वही बेस था। इसके बाद मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा जीके में। मेरा यही था कि साइंस बैकग्राउंड से थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही सब सब्जेक्ट्स पढ़ते रह गए। जीके मेरा उतना उतना क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो जब मैं ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के उस चीज में घुसने की सोची तो मेरा सबसे बड़ा फियर फैक्टर यही था कि मैं जीके कैसे करूंगी, क्योंकि जीके इज अ सब्जेक्ट जिसका कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। स्टैटिक जीके है, डायनेमिक जीके मतलब करंट अफेयर्स है। तो मेरा जीके का था कि मेरे को कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि मैं उसको फॉलो करूं और मैं सिलेक्शन ले लूं। मेरा ये था कि ऐसा नहीं कि मैं इससे भी पढ़ रही हूँ उससे भी पढ़ रही हूँ उससे भी पढ़ रही हूँ। तो यही जब मैं अपनी प्रिपरेशन फेज में थी तो मैं बहुत सारे लोगों को वीडियोस देखती थी, मुझे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते थे कि इनका देख लो इनका देख लो। फिर मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उस टाइम पे गौरव गर्ग सर यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो तब से लेकर मैंने गौरव गर्ग सर को इतना रिलीजियसली फॉलो किया है, इवन आफ्टर माई मतलब ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑल्सो। एंड जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैं सर के वीडियोस डेली देखती थी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सर को सबसे बड़ा क्रेडिट इसलिए देती हूँ गौरव गर्ग सर को, क्योंकि उन्होंने जीके का जो मेरा डर था वो भगा दिया। क्योंकि जीके जैसा सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता हर टीचर इतना अच्छे से पढ़ा पाएगा जितना गौरव गर्ग सर पढ़ा देते हैं। क्योंकि वो मेरे जैसे, अगर मैं बोलूँ जीके में मैं एवरेज थी, एवरेज मतलब कि मुझे था कि मेरे ना सेक्शनल भी नहीं क्लियर हो गया अगर जीके इतना मेरा पुअर था। तो अगर वो मेरे जैसे स्टूडेंट को इतना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट बहुत से होंगे वो इतना अच्छे से पढ़ा सकते हैं कि हम लोगों में कॉन्फिडेंस आता है पेपर देते टाइम कि हाँ इस बार तो मेरा अच्छा गया पेपर, सिलेक्शन हो जाएगा।
तो जरूर मतलब कि कोई बात है उनमें, तो आई रियली एडमायर हिम कि वो जीके के वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी के लिए, मेरे लिए तो थे, तो मैंने उनको रिलीजियसली फॉलो किया है। Study IQ and Gaurav sir has played an extremely important role in your preparation. और मुझे लगता है कि Gaurav sir is very proud of you with your results. मैम मुझे हमेशा से था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो कब मेरा भी होगा कि जब मैं गौरव सर को बता पाऊंगी कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया, तो दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी कि जल्दी से मैं भी सिलेक्शन हूँ और मैं सर को बताऊं कि हाँ सर मैं भी आपके वन ऑफ द स्टूडेंट हूँ, कि मैंने भी सिलेक्शन ले लिया है, मैंने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो फाइनली मतलब मैंने एग्जाम बहुत क्लियर किया, लेकिन फाइनली कल SBI का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरी जब सिलेक्शन हुई तो मैंने सर को बताया कि सर ये भी मेरा क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया है, तो सर भी खुश हुए। तो दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी कि मैंने जो सोचा था वो मैं कर पाई। शिप्रा, शिप्रा थोड़ी सी बात करते हैं मेंस की प्रिपरेशन की। तो मैम देखिए, जब मैं बिगिनर थी तो मेरे पास भी ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग होती है या तो इंटीग्रेटेड होती है। तो इसमें मैं जो कि बिगनर्स हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं हम यही बोलूंगी कि मैंने गलती की थी कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मेरा था ये माइंडसेट कि मुझे इस साल जॉब लेनी ही लेनी है। तो मैंने प्रीलिम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी, और क्योंकि मैंने मेंस को भी फेस नहीं किया था तो मुझे मेंस के लेवल का कोई आइडिया नहीं था, मैंने मेंस के मॉक्स नहीं दिए थे, मुझे नहीं पता था वहाँ पेपर इतना टफ आता है, जो भी है मुझे नहीं पता था। तो मैंने जब प्रिपरेशन के बाद अपना पहला एग्जाम दिया था, मेरा IBPS PO 2019 पहला एग्जाम था प्रिपरेशन के बाद, तो मेरा मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गया, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाइड थी। फिर जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया 1 महीने बाद, तो मैंने देखा कि प्रीलिम्स और मेंस में धरती और आसमान का फर्क है। मतलब कि जो बच्चा अगर सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है उससे मेंस जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं चेक करता है। मेंस में आपको एनालिटिकल थिंकिंग वो होती है, वो आपकी चेक की जाती है। तो जो बिगिनर्स है मैं उनको यही कहूंगी कि अगर आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो आप उसको बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करके रखिए, क्योंकि इससे आपकी मेंस की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में आपको प्रीलिम्स के लिए भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये तब आप कर पाएंगे जब आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आई इसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस के लिए आपको कम से कम तो 3 मंथ्स डिवोट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए। और मेंस के लिए ऐसा कोई अलग तैयारी नहीं होती है, हमारे वही सिलेबस होते हैं, वही टॉपिक्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट मेंस में उनका लेवल बहुत बढ़ जाता है। मतलब कि प्रीलिम्स में तो चलिए मैं बोलूंगी बच्चों जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसे कोई भी कर लेगा, उसमें तो बस वो टाइम में देखते हैं कि आप टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेंस में ऐसा नहीं है, वो आपको टेस्ट करते हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉर क्वांट्स में, जैसे कि डेटा क्वांट्स का इटसेल्फ नाम है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें क्वांट्स नाम भी नहीं है, मतलब कि वो आपकी डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी चेक करते हैं। उसमें आपके 45 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के लिए, उसमें हार्डली अगर बहुत अच्छा भी आप परफॉर्म करोगे तो आप 50% ही ला पाओगे, मतलब अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है उससे ज्यादा भी ला सकता है, लेकिन मुझे था कि मैं 50% ही ले आऊँ तो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगी। तो मैंने कभी इतना हायर गोल सेट मतलब अपने इतना हायर बार नहीं रखा हुआ था कि मुझे 100 to 100 लाने हैं, तो मेरा था कि बस मेरे को सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। This is actually what we called it as math strategy, और Shipra has completely justified it with her results. शिप्रा, इंटरव्यू की आपने कैसे प्रिपरेशन की? क्योंकि हमें पता है आपने सिर्फ SBI PO ही नहीं, इससे पहले भी RBI असिस्टेंट की एग्जाम क्लियर किया है। यस मैम, इस बार मैंने मतलब कि मैं अगर बोलूँ कि लॉकडाउन के बाद से मेरा था, मैं जब लॉकडाउन में थी तो उस दौरान हम लोग बहुत एक टेंस सिचुएशन में थे, तो उससे बाहर आने के लिए मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करती थी कि मुझे जितने भी इस बार एग्जाम्स है मैंने सारे क्लियर करने हैं। तो इसलिए मैंने ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ही की। तो इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन के बाद एग्जाम्स होने शुरू हुए तो फिर मैंने SBI क्लर्क भी क्वालिफाई किया। मैं एज ए जूनियर एसोसिएट 1.5 महीना काम भी की हूँ SBI में। इसके बाद मेरे RBI असिस्टेंट के रिजल्ट आ गए, इसके बाद उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया। तो अभी मैं रिसेंटली इसी वीक मैंने ज्वाइन किया है RBI दिल्ली एज एन असिस्टेंट, तो अभी मैं उसमें पोस्टेड हूँ। और फिर अभी ही कल रिजल्ट है SBI PO का भी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उसमें भी सिलेक्शन ले लिया है। तो मेरा हमेशा से था कि मेरे को जॉब चाहिए और मुझे मिल गई, तो
उसकी खुशी है मुझे। और वो खुशी आपके चेहरे पे बिल्कुल झलक रही है और हम भी बहुत खुश हैं आपकी इस खुशी में। थैंक यू। अ, थोड़ा सा और मैं जानना चाहती हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? अ, किस तरीके से, क्योंकि इसमें कई कई सारी चीजें होती हैं। अ, आप आप पर्सनालिटी आपकी डिफाइन करते हैं, तो आपने किस तरीके से की? यस मैम। देखिए मैम, फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरा पहला इंटरव्यू था, लाइफ का पहला इंटरव्यू था। और मैं एसबीआई में सुना था मैंने भी कि इंटरव्यू पैनल्स मतलब थोड़ा बाकी एग्जाम से थोड़ा स्ट्रिक्ट ही होते हैं, तो आपको तो वेल ग्रूम्ड, वेल बिहेव रखना है, थोड़ा काम एंड कंपोज रखना है। मतलब ये भी मैंने वीडियोस में ही देखा था, मैंने वैसे कोई मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए थे। मेरा भी पहला इंटरव्यू था। मैं बस ऐसे मेरा था कि मैं उस टाइम एसबीआई एज ए जूनियर एसोसिएट पोस्टेड थी। तो मेरे पास ये था कि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी इंटरव्यू की, तो मैंने एसबीआई से रिलेटेड सब पढ़ लिया था, क्योंकि मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो मेरे से बेसिक क्वेश्चन यही बनेंगे कि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने अपना होमवर्क इसी में किया था कि मैंने एसबीआई के बारे में पढ़ लिया था, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां के बारे में पढ़ लिया था, और बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह थोड़ा सा सर के थ्रू मुझे पता ही था, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ा ही हुआ था। तो उसको रिवाइज कर लिया था, और अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड था मेरा, उसके बारे में पढ़ लिया था। और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि इंटरव्यू पैनल में से किसी ने वो क्वेश्चन नहीं पूछे जो मैं प्रिपेयर करके गई थी। इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं उसमें पूछ क्या लेंगे। वो 5 लोग का पैनल होता है, उसमें आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही टेस्ट करते हैं और कुछ नहीं आप देखते हैं मेरे ख्याल। मतलब कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो मुझे वहां पे बोला गया था कि आप जब गेट से उनकी सीट पे जाके बैठते हैं तब तक कि आपका 50% इंटरव्यू हो जाता है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट है और कितना नर्वस है, और वो आपको मतलब कि ग्रिल करने की कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन से। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आपको ना अपना काम नहीं लूज करना है। आपको स्माइल करते हुए उनको बोल देना है कि मुझे नहीं पता, या फिर इसके बारे में मैं और जानकारी ले लूंगा या ले लूंगी। इंटरव्यू के लिए देखिए, मैं बस इतना कहूंगी कि आप ना इंटरव्यू पे इतना वेटेज मतलब इतना फोकस करके मत जाइए, क्योंकि अगर आपका मेंस अच्छा है ना तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि इंटरव्यू ना मेंस के बाद की स्टेज है। आप ना अपने मेंस के स्कोर को ही मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंटरव्यू ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है, क्योंकि आपको उस दिन खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। और फिर अगर मेंस अच्छा है, इसके बाद ना आपको एक अलग कॉन्फिडेंस अंदर से होगा कि नहीं मेरा तो इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। एक पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चेक करते हैं, आपका एक पर्सनालिटी चेक करते हैं वहां पे कि आप में वो कैलिबर है कि नहीं, आप ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन स्टाफ हो जाएंगे एसबीआई में, हमें कस्टमर डीलिंग करनी है डे टू डे, हम एसबीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस वो ये देखते हैं कि आप में वो कैलिबर है कि नहीं, कि आप एसबीआई जैसी एक ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर के आगे। तो हमको उसी एटीट्यूड से, उसी कॉन्फिडेंस से जाना है पैनल के आगे, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने व्यूज रखने हैं। और नहीं आते हैं कोई बात नहीं, हर किसी को मतलब हर किसी को हर चीज नहीं आ सकती है, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। लेकिन आपको मतलब कि दिखना चाहिए कि है आप में वो क्वालिटीज। शिप्रा, मुझे आपसे बात करके मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या इंटरव्यूअर बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो शायद ये सभी एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब इवेंचुअली अगर वो इस प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करते हैं, कि किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, फ्रैगमेंटेशंस में तैयारी रखें और एकदम क्लियर रहें। यस मैम, क्योंकि मैम कोई भी एग्जाम जो होता है वो इसीलिए 3 फेज का बनाया जाता है कि आपके अंदर वो ना एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाए कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, आपको कंस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। तो आप किसी भी स्टेज को ना ऐसे लूज नहीं ले सकते कि नहीं इसको बाद में कर लेंगे, इसको अभी कर लेते हैं। तो आपको ना इंटीग्रेटेड ही रहना है कि आप जब प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे, तो मैंने बताया जैसे मेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपका बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन वैसे ही कवर हो जाना है। इंटरव्यू में जो पूछते हैं, ठीक है, मुझसे नहीं पूछा था लेकिन बाकी लोगों से हो सकता है पूछा हो, मुझसे उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था। लेकिन आपका वो भी सिलेबस होता है इंटरव्यू के लिए। तो आपको क्लियर रहना है फ्रॉम डे वन। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे इंटरव्यू तक जाना है और मैं कैसे जा सकता हूँ, या आपने खुद डिसाइड करना है, या आपके लिए और कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा। शिप्रा, क्या आप हम से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे?
यस मैम, यस मैम, श्योर। देखिए, मैं इंटरव्यू में जब पैनल के सामने गई तो मैंने उन्हें ग्रीट किया, उन्होंने मुझे बैठने बोला तो मैं बैठ गई। इसके बाद सबसे पहले वो बेसिकली आपका, उनके पास आपका बायोडाटा फॉर्म होता है, तो उससे उन्होंने मुझसे पूछा वेयर डू आई कम फ्रॉम, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं चित्रकूट से हूँ। तो उन्होंने मेरे सिटी के बारे में पूछा कि चित्रकूट कहाँ आता है, मतलब बेसिक जो इंट्रोडक्शन मेरा चित्रकूट से रिलेटेड हुआ। इसके बाद मैं रामजस कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, तो उन्होंने मेरे रामजस कॉलेज के दौरान मतलब रामजस कॉलेज के बारे में काफी क्वेश्चंस किए, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में है, तो उन्होंने मेरे से अपना ओपिनियन पूछा कि मुझे नॉर्थ कैंपस ज्यादा पसंद है कि साउथ कैंपस ज्यादा पसंद है। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग में भी एक क्वेश्चन मेरे लिए फ्रेम किया था कि मेरा ओपिनियन क्या है ब्रांच एक्सपेंशन में, कि हमें एज एन एसबीआई को ब्रांचेस और बढ़ानी चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कि अब कंप्लीटली डिजिटल हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी था। हम आपसे और फिर मेरे, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन हम आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से इसको आंसर किया था। ये हमारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हैंडल करने हैं, जो कि अगर मैं इसे बोलूँ कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको किस तरीके से हैंडल करने हैं। हाँ तो मैम, मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि पहले से मैं एज एन जूनियर एसोसिएट एसबीआई के साथ जुड़ी थी, मैंने ब्रांच में काम किया हुआ था और मेरी फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रांच थी। तो वहाँ पे रूरल पोस्टिंग मुझे मिली हुई थी, तो मैंने उनको यही बोला था कि जिस मतलब कि एज ऑफ प्रेजेंट कि मैं एक ब्रांच में हूँ, वहाँ पे रूरल लोग आते हैं, दे डोंट नो हाउ टू साइन, तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिजिटल बैंकिंग समझेंगे। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम अपनी जनता को और लिटरेट करें, हमारे कस्टमर्स को और जागरूक करें और उनको और अच्छी एजुकेशन दें, ताकि वो डिजिटल कॉन्सेप्ट को समझ पाए। क्योंकि एज इन ब्रांच मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे कस्टमर्स आते हैं, वो वेरी बेसिक थिंग्स लाइक अपना से बैलेंस चेक करना है उन्हें, दे विजिट अवर ब्रांचेस और उनके से अपना बैलेंस इंक्वायरी रहती है। तो मेरा यही था कि मैंने एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन को आंसर किया था कि अभी हमारा अर्बन क्राउड तो रेडी है डिजिटलाइजेशन के लिए, लेकिन हमारा रूरल क्राउड अभी रेडी नहीं है। तो पहला हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमने कैसे रूरल अपनी पॉपुलेशन को इस डिजिटल बैंकिंग के लिए मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस देना है। क्योंकि क्योंकि मैं अभी जब पोस्टेड थी तो मैंने देखा कि हमारी जो रूरल क्राउड है वो डिजिटल बैंकिंग को इसलिए नहीं ट्रस्ट कर पा रही है क्योंकि वो उसका कंसेप्ट नहीं जानती है, उनको लगता है कि उनका पैसा सेफ नहीं है। तो हमें पहले उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, तब हम अपना ये जो डिजिटल बैंकिंग का एजेंडा है वो आगे ले जा पाएंगे। वरना वो हमारा जो एम है वो मतलब कि पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसा ही कुछ आंसर फ्रेम करके दिया था अपने एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन बैलेंस्ड आंसर था। और शायद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये आपसे एक सीख लेंगे कि किस तरीके से बैलेंस्ड आंसर देना है। शिप्रा, स्टडी आईक्यू हैज प्लेड एन इंटीग्रल पार्ट, जैसे आपने मेंशन किया। हम आपसे थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि हाउ हैज इट मेड रियली डिफरेंट फॉर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एंड आल्सो रेस्ट ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन। मैम देखिए, जीके किसी भी एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। मतलब प्रीलिम्स में जीके का वेटेज नहीं है लेकिन मेंस में है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको जीके पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें कोई दूसरा थॉट है ही नहीं। तो मेरा था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी वीकनेस थी जीके, मतलब मुझे जीके बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब जो आती भी थी उसको मैं बिल्कुल नीली मानूंगी क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। तो मेरा बेस बिल्डअप करने में स्टडी आईक्यू ने बहुत मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लिए स्टडी आईक्यू। क्योंकि गौरव गर्ग सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका इंटरलिंकिंग करके जो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से वो रिवीजन कराते हैं, वो आपको मतलब कि चीजें आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगी। इसके बाद जब आप वो पेपर में भी देखेंगे ना तो आपको वो फौरन क्लिक कर जाएगा। तो मेरा ये था कि गौरव गर्ग सर सिर्फ जीके में ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई स्टैटिक अवेयरनेस भी कंप्लीट कराते जाते हैं साथ साथ में। तो ऐसे में आपको जैसे कि किसी जगह के बारे में सर पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड कैपिटल करेंसी बता दी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये बता दिए, तो हमारे स्टैटिक भी कवर हो रहा है और साथ में करंट तो हो ही रहा है वीडियोस के थ्रू। तो मेरे लिए हमेशा हमेशा से था कि मुझे और किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे इसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। क्योंकि मैं इधर कितना सर को भी पढ़ूंगी किसी और को भी पढ़ूंगी तो मेरा डबल टाइम जाएगा। इससे अच्छा मैं सर के वीडियो 2 बार रिवाइज कर लूँ तो मेरे लिए ज्यादा वो फायदेमंद रहेगा।
तो मेरे लिए हमेशा से यही था कि मुझे जीके को कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैंने ना जब पहला मेंस दिया था तो मुझे समझ आ गया था कि जीके के क्वेश्चंस सर जो पढ़ाते थे वैसे ही रहते थे। मतलब कि ठीक है आप पूरा 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से फॉलो करते तो 90+ आप एब्सोल्युटली कर लेंगे, क्योंकि सर का भी एक एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि क्वेश्चन मतलब कि किसी टॉपिक से क्या क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो जीके के लिए तो मैं अपना पूरा क्रेडिट स्टडी आईक्यू को ही दूंगी, क्योंकि मैंने जीके, मेरे जैसे स्टूडेंट अगर जीके कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, इसलिए ये क्रेडिट मैं ना स्टडी आईक्यू टीम को ही दूंगी। और स्टडी थैंक आईक्यू टीम का ये स्टडी आईक्यू का ये भी है कि मैं सिर्फ गौरव सर के तो चलो पहले यूट्यूब में वीडियोस आते थे उसके थ्रू मेरा इंटरेक्शन हुआ, किसी ने मुझे रिकमेंड कर दिया होगा या तो मैंने ऐसे स्क्रॉल करते करते देख लिया होगा, क्योंकि एक साल से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इसके बाद सर ने पेड भी कर दिया, लेकिन सर की में वो क्वालिटी थी, इसलिए मैंने वो पेड कोर्सेज भी लिए। सर का मैंने स्टैटिक कोर्सेज भी लिए, मतलब सर के जितने भी पेड कोर्सेज थे मैं उनका मैंने इनरोलमेंट करा लिया था, क्योंकि आई ट्रस्टेड हिम कि वो कंटेंट मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि ठीक है वो पेड है क्योंकि वो क्वालिटी है, और उनके आपके फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि यूट्यूब में हैं, उससे भी मैं काफी मेरे को हेल्प मिलती थी, क्योंकि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब में स्टडी आईक्यू चैनल में बहुत ही आसान और सरल भाषा में उस चीज को कवर करके दे देते थे, तो हमारा ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी उससे भी हो जाता था। बीट महिपाल सर, प्रशांत धवन सर, इन सबको भी मैंने देखा है। जैसे कि बजट आया भी, तो बजट को मतलब कि हम लोग बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं पूरा यूपीएससी के टाइप पढ़ सकते हैं, तो हमने तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और थोड़ा बहुत सर का समरी देख लेते हैं। तो मैंने स्टडी आईक्यू से ही पढ़ती थी बजट, कि सर समरी बता देंगे और क्वेश्चन बता देंगे क्या क्या आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए स्टडी आईक्यू काफी हेल्पफुल है। और जीके के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि अगर कोई किसी को बेसिक से पढ़ना है, जैसे कि किसी का बिल्कुल नहीं है कमांड जीके में, बहुत है कि मैं कैसे जीके करूंगा, तो एक बार सर को ट्रस्ट करके देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सर की वीडियो से ही हेल्प मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सर तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आपको भी अपने में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। मतलब कि कई बार नेगेटिव रिव्यूज में मैं देखती हूँ सर के लिए, लेकिन मुझे ये रहता है कि आप सर तो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। सर तो पढ़ा रहे हैं, हमें भी उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं द मोर यू रिवाइज द बेटर इज योर ग्रेस्प। तो जितना आप रिवाइज करेंगे उसको उतना आपको फायदेमंद, मतलब उतना आपको फायदा पहुंचाएगा इन एग्जाम्स। वो आपको खुद पता लग जाएगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको फौरन क्लिक कर जाएगा, वो भी सर की आवाज में कि अच्छा इसका आंसर तो ये होने वाला है। डेफिनेटली रिवीजन इज द की टू एनी एग्जामिनेशन। आपको रिवाइज करते रहना है और रिवीजन विल लीड टू द सक्सेस। Thank you so much, Shipra, for sharing your journey with Study IQ and your journey finally to the SBI PO. क्या आप मैसेज देना चाहती हैं उन एस्पिरेंट्स को जो इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे? मेरा सबसे पहले यही मैसेज है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। ये एग्जाम टफ है, लेकिन आप ये मोटिवेशन अपने में बना रहिए कि इतना भी टफ नहीं है, इससे भी टफ एग्जाम्स हैं। तो आपको एक एसबीआई पीओ बहुत क्रीम जॉब है बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। मतलब देयर इज नो स्केप फ्रॉम दिस कि आप बिना मेहनत के उसको पा जाएंगे, क्योंकि थोड़ा अब तो कंपटीशन बढ़ गया है बहुत। तो आपको अपने को ये है कि अपडेटेड रखना है। एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो मैंने बोला था उसके बीच भी आपको मतलब बैलेंस रखना है। ये नहीं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो बस लास्ट मोमेंट पे सिर्फ पढ़ पढ़ के चले जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को बैलेंस करना है। और रिवीजन, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज करें, उसको बी इट रीजनिंग, क्वांट एंड जीके, इन तीनों में रिवीजन रिक्वायर्ड है। इंग्लिश तो बेसिकली कंप्रहेंशन होते हैं तो कोई रिवीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। मेरा केस था कि मेरे को जीके और मैथ्स में थोड़ा कमांड थी, तो मैंने बाकी दोनों को अपना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं किसी तरह से बस एग्जाम क्वालिफाई कर सकूं। और बाकी लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आपको एक बार सक्सेस नहीं मिलती है तो आप डिसहार्टेड मत हो जाए, क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है तो आप अपनी वीकनेस देखिए ना कि आपका कहाँ रह गया, मतलब क्यों आपका नहीं हुआ, मतलब आप किस सेक्शन में लैग कर रहे हो, तो उस पर आप काम करिए। आपका डेफिनेटली इस बार नहीं हुआ, एसबीआई पीओ नहीं होता, आईबीपीएस पीओ निकलेगा, आरआरबी पीओ निकलेगा। इस बार से जब आप जॉब पे रहेंगे, इसके बाद आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो एसबीआई पीओ भी अगर आपका अल्टीमेट ड्रीम है तो उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं।
क्योंकि IBPS PO एंड SBI PO दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा टफ है वो ज्यादा इजी है। दोनों का मैंने दोनों दिए हैं तो मुझे पता है कि दोनों का लेवल मोरली सेम ही रहता है। तो बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस खुद देखनी है, और उसी अकॉर्डिंगली आपको टाइम देना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है हर सब्जेक्ट को। और हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, और हर दिन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं है। और मतलब जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन आ रही है, लोग पढ़ते ही नहीं है कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ेंगे। तो आपको ना पहले से तैयार होकर रखना पड़ेगा कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आए तो मेरे को सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, मुझे ये नहीं कि मैं एग्जाम की नोटिफिकेशन आ रही है तब मैंने सिलेबस स्टार्ट किया है। तो आपको ना बिफोर हैंड रेडी रहना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड रिवीजन इज द की। जितने भी यस मैम। एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इसको ध्यान में रखें और आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लग जाएं और आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको स्टडी IQ के परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू मैम।